2020-2022 वाज द पीक टाइम जब लोग कनाडा में बहुत ज़्यादा जा रहे थे। जी बिल्कुल। 2020-22 में हो क्या रहा था? कोविड था, इकोनॉमी डाउन था, वहाँ की गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए था, डेफिनेटली हमें भी पैसा चाहिए था। वहाँ की गवर्नमेंट उस प्रोसेस में शायद कुछ हद तक ये भूल गई कि क्वांटिटी और क्वालिटी में भी कोई फर्क है। कनाडा इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। इमिग्रेशन मैं नहीं देखती अगले 5 या 10 साल में भी कहीं कनाडा किसी भी सूरत में बंद करने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जी। जिनका नहीं राइट। सपना पूरा हो पा रहा है या राइट। वेट कर रहे हैं पीआर का, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? प्लीज कोशिश करिए कि आप अपना 1 ईयर का 6 मंथ का एक्सपीरियंस इस किसी लोकेशन से गेन करें। आप अपनी जॉब रूरल नॉर्दर्न एरियाज के अंदर प्लान करें। वन सजेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीजा सॉल्यूशन फॉर यू और मैं आपका दोस्त विकास। आज का जो पॉडकास्ट है वो ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसपे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं एंड आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट है वो उन सभी सवालों के वो आंसर करेंगे। एंड जो टॉपिक है वो है स्टडी अब्रॉड इन कनाडा। आई नो बहुत से स्टूडेंट्स प्लान करते हैं बाहर स्टडी करने के लिए, अब्रॉड स्टडी करने के लिए। उनमें सबसे ज्यादा जो डिमांड रहता है या जो लोग सर्च करते हैं वो कनाडा जैसी कंट्री होती है। और कनाडा एक टाइम पे बहुत पीक पे था जब स्टूडेंट्स वहाँ अप्लाई करते थे, बहुत सारे वीजाज लगते थे, इमिग्रेंट्स की पहली पसंद रही है। अभी कुछ टाइम से डाउनफॉल आया है, इसी वजह से हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिसाइड करे हैं जो हम इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे या कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे जो नॉर्मली आपने किसी पॉडकास्ट में नहीं देखे होंगे। स्पेशली कुछ ऐसे पॉइंट जो क्लियर करेंगे आपको कि आपको आने वाले टाइम पे कनाडा को किस तरीके से देखना है इमिग्रेशन के लिए, स्टडी के लिए और आपके क्या फ्यूचर स्कोप वहाँ रहने वाले हैं। इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हमने खास मेहमान अपने बुलाए हैं जो हैं जिन्होंने किसी टाइम पे खुद से कनाडा वीजाज अपने हाथों से किए हैं, चाहे वो स्टडी के हों या पीआर के हों, और आज वो एक सक्सेसफुल कंपनी रन कर रहे हैं, एक लीडिंग स्टडी अब्रॉड कंपनी रन कर रहे हैं, वीजा सॉल्यूशन फॉर यू। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारी मैम प्रीति मैम का। मैम को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है बट फिर भी बता दूं कि मैम जो है डायरेक्टर है वीजा सॉल्यूशन फॉर यूके एंड उनके पास आई थिंक मैं बिलीव करता हूँ कि उनके पास हर क्वेश्चन का मेरे आंसर रहेगा जो भी हम इस पॉडकास्ट में पूछने वाले हैं, खासकर स्टडी अब्रॉड को लेके और कनाडा पीआर को लेके। थैंक यू सो मच विकास सर इतना वार्म इंट्रोडक्शन के लिए। एंड जस्ट टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू से कि शायद मेरा नॉलेज उतना नहीं है। इट्स जस्ट दैट एक डिकेड का ऑलमोस्ट मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और जितनी नॉलेज और जितना मेरा एक्सपर्टाइज है उसके हिसाब से मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन जो Yes, कि yes. आपको लगता है कि आपको भी पता है कि बहुत कॉमन होगा। जी। लास्ट 2-3 इयर्स में आपने देखा है कि एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है जी। स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं। जी। एक बहुत प्रिसाइज चेंज है, कह सकते हैं कि उन्होंने आईआरसीसी ने बहुत सारी चेंजेस करे हैं अपनी पॉलिसीज में, True. स्टडी वीजा को लेके, इमिग्रेशन को लेके। True. तो आप इसको किस नजर से देखते हैं कि पहले के कंपैरिजन में अभी स्टडी मुश्किल है वहां जाके करना या पीआर लेना मुश्किल है? तो उस पर थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए मैम। Surely. Before we enter into this conversation, विकास सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जी मैम बताइए। सबसे पहले आप मुझे बताइए जंगल का राजा कौन है? शेर, सभी को पता है मैम। राइट, एग्जैक्टली। और जंगल का सबसे ताकतवर जानवर? हाथी, पावर के हिसाब से। राइट। तेज जानवर? चीता। चीता। और सबसे लंबा जानवर? जिराफ। जिराफ। ना शेर लंबा है, ना बड़ा चौड़ा है, ना ताकतवर है और ना ही बहुत ज्यादा फुर्तीला है। सो वही जंगल का राजा क्यों है? आई गेस इसलिए कि उसके कॉन्फिडेंस की वजह से, एटीट्यूड की वजह से। एटीट्यूड की वजह से मेजरली इट इज अबाउट हिज एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। ठीक बात है, लेकिन देन मेरा ये सवाल है आपसे कि वही शेर सर्कस में किसी ह्यूमन के इंस्ट्रक्शंस को क्यों फॉलो करता है? फिर वो एटीट्यूड वहां कहाँ गायब हो जाता है? शायद उसे बचपन से सिखाया गया है, मतलब क्योंकि जिस माहौल में वो रहा है हाँ। उसके अकॉर्डिंग उसको ये सिखाया गया है, क्योंकि सर्कस के माहौल में रहा तो उसको लगा कि शायद यही लाइफ होती है, और जंगल में रहा तो उसे लगा कि यही लाइफ होती है। पर जब एक्चुअल में बात ये है कि जब शेर को सर्कस में लाया जाता है तो एक्चुअली में वो सर्कस में ही नहीं होता, लाया उसे जंगल से ही जा रहा है। हाँ। उसकी ट्रेनिंग का प्रोसेस बेसिकली मुझे डिस्कस करना है आपसे। Okay. अब इस बात को ध्यान से समझिए, जब शेर का बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा,
अपना शिकार खुद नहीं कर सकता, अपना खाना खुद नहीं ढूंढ सकता, अपना पानी खुद से अरेंज नहीं कर सकता, तब ट्रैप बनाया जाता है जंगल में। सबसे पहले उसको उसकी माँ से दूर करके एक पर्टिकुलर गड्ढे में फेंक दिया जाता है या गिरा दिया जाता है। इस तरीके का गड्ढा खोदा जाता है जिसमें वो गिर जाए। अब वो गिर गया, उन्हें पता है 2 दिन तक 3 दिन तक उसको खाना नहीं देंगे, उसको पानी नहीं देंगे। 2 और 3 दिन तक वो उस गड्ढे में पड़ा पड़ा झटपटाएगा, हाथ पैर मारेगा और वहां से निकलने की कोशिश करेगा। जी। बट छोटा है, उतना ताकतवर नहीं है, तो निकल नहीं पाता। फिर उसको एक्चुअली में 3 दिन बाद थोड़ा सा पानी देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी। वो पानी पीता है, थोड़ी सी एनर्जी गेन करता है और हल्का सा गड्ढा कवर कर देते हैं या स्लोप बना देते हैं जिससे वो खुद बाहर वापस आ सके। अब जब वो वापस आ रहा है ना, तो उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी है नहीं कि वो भाग सके, एस्केप कर सके वहां से। अब क्योंकि शेर का बच्चा है, नॉर्मल हालत में होता तो पक्का झपट्टा मारता, बट अभी एनर्जी नहीं है ना, तो वहीं पे पड़ा हुआ है, उठा करके ले आए। अब बांधी उसके पैर में जंजीर, उस जंजीर से बांध करके उसको फिर से 2 और 3 दिन के लिए भूखे पेट रखा, तड़पने दिया। अगेन एस्केप कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है वो वहां से भागने की, बट जंजीर है, पैरों में चुभ रही है, निकल नहीं पा रहा है। बिल्कुल। फिर 3 दिन बाद उसको थोड़ा खाना और थोड़ा पानी देते हैं, पेट भरकर अभी भी नहीं देते। जब अब उसके पास थोड़ी स्ट्रेंथ है ना, वापस वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जंजीर से उसके पैर में जो घाव हो गया है ना, अब वो उसे मजबूर कर रहा है कि वो चाह करके भी वो फोर्स नहीं लगा पा रहा जी। एंड नाउ हैविंग सेड दैट, जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा है तो ना खाना है ना पानी है, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली आफ्टर अ वीक उसको भरपेट खाना भरपेट पानी मिलता है, लेकिन आज उसके पैरों में जंजीर नहीं है, एक पतला सा धागा ही कह लीजिए या हल्की सी रस्सी है जिसको वो चाहे तो छोड़ करके निकल सकता है, लेकिन पैरों में अभी भी घाव है, निकल नहीं पा रहा। ऐसा करते 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 बेसिकली उसके उस कॉन्फिडेंस को, उसके उस एटीट्यूड को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। अब ये बात यहाँ पर कहना क्यों जरूरी था? आप और हम लोग शेर ही हैं, आप और हम लोग शेर ही हैं। हमारे सर्कमस्टेंसेस डिसाइड करते हैं कि हम जंगल का शेर हैं या हम सर्कस का शेर हैं। Well said, ma'am. Well said. Right. And top of that, I would like to add कि we are very blessed कि हम लोग जंगल में हैं। There are people जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन उनमें से भी 10%, 5%, 1% लोग एस्केप कर लेते हैं, उस रस्सी को तोड़ पाते हैं। राइट? तो कनाडा में बेसिकली आज की डेट में हम लोग सर्कस का ही शेर हैं। हमारे सर्कमस्टेंसेस इतने डिफिकल्ट हैं, हमें मजबूर किया जाता है कि हम एक्चुअली में अपने एटीट्यूड को भूल जाएं, हम उन ड्रीम्स को भूल जाएं जिन ड्रीम्स को लेकर हम कनाडा में आए थे। नाउ आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। देयर वाज अ पीक टाइम 2020-2022 वाज अ पीक टाइम जब लोग कनाडा में बहुत ज्यादा जा रहे थे। जी बिल्कुल सही बात है, जा रहे थे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि 2020-22 में हो क्या रहा था। कोविड था, इकोनॉमी डाउन था, वहां की गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए था, डेफिनेटली हमें भी पैसा चाहिए था, फॉरेन एक्सचेंज से हमें भी पैसा आ रहा था। वहां की गवर्नमेंट उस प्रोसेस में शायद कुछ हद तक ये भूल गई कि क्वांटिटी और क्वालिटी में भी कोई फर्क है। देयर वाज अ नंबर ऑफ पीपल जो एलिजिबल थे, नहीं थे, क्वालिटी कैंडिडेट थे या नहीं थे, उन सबको इनवाइट किया गया, वीजास दिए गए। आफ्टर अ व्हाइल उन्हें रियलाइज हुआ, नाउ जितने लोग बुला लिए पहले उन्हें केटर तो कर दें, उनको जॉब तो दे दें, उनको एम्प्लॉयमेंट तो दे दें। उस प्रोसेस में वो पॉज आया। नए एप्लीकेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया, पीआर एप्लीकेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया, वर्क वीजा वालों को रिस्ट्रिक्ट किया गया, बंद नहीं किया गया, बिकॉज अगेन कनाडा इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। इमिग्रेशन मैं नहीं देखती अगले 5 या 10 साल में भी कहीं कनाडा किसी भी सूरत में बंद करने वाला है। सही मायने में देखें तो इमिग्रेशन अभी तक यूएसए ने भी बंद नहीं किया है। सही मायने में देखें तो अभी तक यूरोप ने भी इमिग्रेशन बंद नहीं किया है। दे स्टिल नीड पीपल। ब्रेन ड्रेन तो सभी को चाहिए, बट अगेन जो प्रोसेस पहले बहुत आसान था कि आपको कुछ नहीं करना, आइल्स ले आइए 6 बैंड का
और प्रूफ ऑफ फंड्स दिखा दीजिए एंड देन यू आर गुड टू गो। कोई भी कोर्स करें, कोई भी कॉलेज करें, कोई भी डिप्लोमा कोर्स ले लें एंड देन वीजा आपके हाथ में है। नो, ये नहीं है अब। बट क्या इसका ये मतलब है कि कनाडा में पीआर नहीं मिलता? नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। कनाडा आज भी पीआर दे रहा है, बस आसानी से नहीं दे रहा। ओके, तो आपके कहने का मतलब है कि पीआर तो चल रहा है, बस राइट। प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट हो गया? नहीं, या क्वालिटी और क्वांटिटी में वो फर्क समझ गए हैं? क्वालिटी और क्वांटिटी में उनको फर्क समझ में आ गया है। ओके। एंड अब एक्चुअली में हर वो बच्चा या हर वो एप्लीकेंट जिसका प्रोफाइल उतना स्ट्रांग नहीं है या उसने अपने क्रेडेंशियल्स उतने स्ट्रांग रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, वो कनाडा नहीं जा सकता। ओके, ओके। राइट। एंड इसी टॉपिक को अगर हम आगे और जी, एक्सटेंड जी, करते हैं, जी। तो इसमें एक क्वेश्चन निकल के आता है हम्म, कि अब जो लोग ऑलरेडी वहां हैं, जिस टाइम पे आपने बताया कि पीक पे था, हम्म, एप्लीकेंट जाते थे, जी, आसानी से जाते थे, जी, जो आसानी से चले गए, अब उनका टर्न आया है स्टडी कंप्लीट करने के बाद, वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद करेक्ट, कि अब वो अपना पीआर सिक्योर कर सकते हैं। राइट, लेकिन अब क्योंकि क्वालिटी क्वांटिटी का डिफरेंस है, जो बिल्कुल, क्वालिटी कैंडिडेट्स हैं वो तो आइल्स क्लियर कर लेंगे जी, जी, और उनका वर्क एक्सपीरियंस अच्छे नॉक में भी होगा, जी, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जी, जिनका नहीं राइट, सपना पूरा हो पा रहा है या राइट। वेट कर रहे हैं पीआर का, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? बहुत सही क्वेश्चन है सर हम्म, आपका। देखिए, एक चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, दो चीजें हैं। हम्म, एक, आप कनाडा ऑलरेडी 2 या 3 साल पहले पहुंच गए हैं ठीक है, और एक आप अब कनाडा ड्रीम कर रहे हैं, जाने का, ठीक है, राइट? 2 या 3 साल पहले आप किसी भी रैंडम कोर्स में चले गए थे, रैंडम कॉलेज में चले गए थे और रैंडम ही आपने कोई टिम मॉर्टन या फिर किसी भी तरीके का आपने कोई लो प्रोफाइल काम भी शुरू कर दिया क्योंकि आपको उस दौरान उम्मीद थी कि पीआर तो हो ही जाना है। अब शायद बिकॉज़ वो 3 साल आपने इन्वेस्ट इस जगह पे कर लिया है कि वो आपको कहीं न कहीं वो बेनिफिट नहीं दे रहा है। सो बट इट डज़न्ट मीन कि आपको अब क्या वापस आना पड़ेगा कनाडा से, नहीं, आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। स्टिल देयर आर थिंग्स जैसे कि आई टेल यू, ऑस्ट्रेलिया, माय बैड, कनाडा। कनाडा में बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने कोर्सेज़ ओंटारियो में, टोरंटो और ब्रैम्पटन लोकेशन में अप्लाई करे थे। ओके, ज़ाहिर-सी बात है सर, बिल्कुल, आप समझे कि टोरंटो और ब्रैम्पटन लोकेशन में ऑलरेडी इतने लोग हैं कि हाँ, उनका ड्रॉ आएगा भी तो उनका नंबर बहुत पीछे होगा। तो फिजिबल रास्ता ये है कि यदि आप ओंटारियो में हैं, तो सेंट सॉल्ट मैरी एक लोकेशन है, ओके, जो रूरल नॉर्दर्न प्रोग्राम की लोकेशन है। आप प्लीज़ कोशिश करिए कि आप अपना 1 ईयर का, 6 मंथ का एक्सपीरियंस इस किसी लोकेशन से गेन करें। ओके, आप अपनी जॉब रूरल नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर प्लान करें, वन सजेशन। अभी भी वी कैन स्टिल डू इट, ओके, राइट? सेकंड, हम क्या कर सकते हैं, सी आप कनाडा में हैं और आप चाहते हैं कि बिना कुछ करे आपको पीआर मिल जाए, नहीं, अपग्रेड कर लीजिए खुद को। देयर आर कोर्सेज, में 2 तरीके के कोर्सेज हैं, पहला लैंग्वेज कोर्स और दूसरा सर्टिफिकेशन कोर्स। सबसे बढ़िया सजेशन तो ये है कि आप थोड़ा-सा टाइम इन्वेस्ट करिए अपने दिन का 1 घंटा, 2 घंटा और प्लीज़ आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख लीजिए, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का ड्रॉ हो रहा है, बिल्कुल, होता रहेगा। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जिनके ड्रॉज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल केयर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के कोर्सेज। इस तरीके के कोर्सेज में अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं आपके एग्जिस्टिंग जॉब्स के साथ, अपने एग्जिस्टिंग ट्यूशंस के साथ, आपके एग्जिस्टिंग कॉलेज डिप्लोमास के साथ, इट विल हेल्प यू, क्योंकि ये ड्रॉज हो रहे हैं इन एरियाज में, वहां के लोगों को डिमांड है। ओके, सो ये 3 मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग सजेशन है जहाँ पर आप बीइंग इन कनाडा, नो मैटर आपका एक्सपीरियंस एचआर फील्ड में है या आईटी फील्ड में और स्टिल यू आर लुकिंग कि आपके फेवर में कोई ड्रॉ हो जाए, तो हम ये कुछ चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके। तो अब आपने बात करी इन डिमांड की, जी, और हमें भी पता है कि पीआर के जो ड्रॉज होते हैं वो हम्म, डिमांड के ऊपर डिपेंड करते करेक्ट, हैं। अब डिमांड की बात की जाए तो रिसेंटली अगर हम कुछ ड्रॉज देखते हैं, हम्म, खासकर कनाडा के, तो उसमें हेल्थ केयर सेक्टर, हम्म, एजुकेशन सेक्टर, हम्म, ये बहुत ज्यादा, या फ्रेंच लैंग्वेज, करेक्ट, ये 2-3 ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपको ड्रॉज मिलेंगे बिल्कुल, और इन डिमांड ये फील्ड्स हैं इसमें। हम्म, लेकिन एक फील्ड थी, कभी हुआ करती थी आईटी, जी, जो आई गेस 1 से 1.5 साल पहले काफ़ी सारे उसमें ड्रॉज़ भी होते थे। राइट, ओंटारियो के खुद के टेक ड्रॉज़ होते थे, जो जी, काफ़ी टाइम से नहीं हुए हैं, जी, एंड होपफुली इस ईयर हों। एंड लेकिन आईटी एक ऐसी फील्ड थी जिसमें बच्चे बहुत सारे जाते भी थे, करेक्ट, एप्लीकेंट्स काफ़ी सारे मिलते थे। जी, यहाँ पे जिन्होंने बीटेक की थी वो मास्टर्स करने जाते थे, या बैचलर्स करी होती थी, जी, बीसीए करी होती थी, वो जी, मास्टर्स करने जाते हैं। जी, या फिर
यहाँ से ही वो 12th पास करने के बाद वहाँ पे जाके बैचलर अपने प्रोसीड करते हैं, जी। वो भी आईटी के अंदर। राइट। तो क्या ये फील्ड अभी भी आगे चल के आपको लगता है कि फ्यूचर में इसमें डिमांड आने वाली है या आ सकती है, या इसको टारगेट करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? कुछ इस पे। सर 90s में बूम आया था आईटी का, एंड आई एम माई सेल्फ, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द एज, बट हियर आई वुड से कि मैं जब से भी सुन रही हूँ आईटी ट्रेंड में था, जी। आईटी ट्रेंड में है, हुँ, आईटी ट्रेंड में रहेगा। आईटी सेक्टर का सिर्फ एक मात्र डिमांड है दैट यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ, ओके। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं आपके सबसे पहले ड्रॉ वाले क्वेश्चंस पे आ जाती हूँ। आपने कहा आईटी सेक्टर के एक टाइम पे ड्रॉज फ्रीक्वेंटली हुआ बहुत करते थे, फ्रीक्वेंटली, जी। बट अब उतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते। दैट्स ट्रू, क्योंकि अब सिर्फ आईटी की ही नहीं, हेल्थ केयर सेक्टर की, एजुकेशन सेक्टर की भी डिमांड है कनाडा में। एंड ऑफ कोर्स ये ठीक भी है ना, क्यों एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ही कोई पर्टिकुलर इकोनॉमी एडवांटेज दे और बाकी चीजों को इग्नोर कर दे। बट क्या आप मुझे बताएं, ऐसा है कि आईटी के ड्रॉज बंद हो गए हैं? जी, बिल्कुल नहीं। नहीं, ड्रॉज तो हो रहे हैं ना। सो अब ड्रॉज हो रहे हैं, बट हो सकता है 6 महीने में एक ड्रॉ हो रहा है। बट ड्रॉज हैं, आईटी की डिमांड अभी भी है, बनी रहेगी। बट पहले इमिग्रेंट जाता था 1 साल में 15 लाख, आज उनका कोटा ही 3,60,000 पर एनम का है। आप सोचिए ना कि लिमिटेड कर दिया हर चीज को उन्होंने। पहले हर बंदा आईटी का सिलेक्शन में चला जाता था, सीआरएस स्कोर में नाम आ जाता था या पीएनपी नॉमिनेशन में नाम आ जाता था। अब नहीं होता, बट इट डजंट मीन कि होगा नहीं, होगा। यस, आप अगर ये टारगेट कर रहे हो कि आपका ये काम अगले 3 महीने में हो जाए, अगले 6 महीने में हो जाए, हो सकता है नहीं होगा। स्टे देयर, बी काम फॉर 1 ईयर, फॉर 2 इयर्स, इट विल हैपन। IT will not get out of the trend. One. Second, AI courses, मशीन लर्निंग, इन सब चीजों पे अगर आप स्टूडेंट हैं, जो आप प्लान कर रहे हैं कि कनाडा में जाकर के मुझे समथिंग आई नीड टू लर्न अबाउट आईटी, सो डोंट गो विद बेसिक कोर्सेज लाइक पहले बहुत ट्रेंड में था बिजनेस एनालिसिस का कोर्सेज, नेटवर्क का कोर्स, कंप्यूटर साइंस का कोर्सेज, जहां पर कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है आपकी आईटी की। गेट अ स्पेसिफिक फील्ड, ओके। and this will be in demand, this will be ensuring you the PR for sure. तो आईटी वालों के लिए मतलब एक तरीके से ये थोड़ी-सी रिलैक्स वाली बात है कि हाँ, आने वाले टाइम पे आईटी डिमांड में भी रहेगा। बिल्कुल, तो आप अपना प्लान ड्रॉप ना करें जी, और थोड़ा-सा पेशेंस रखें बिल्कुल, और कोर्सेज़ बहुत सिलेक्टिवली लें। बिल्कुल। अब कोर्सेज़ के लिए भी मैं एक चीज़ पूछना जी, चाहूँगा जी, कि जी, जी। सिलेक्टिवली वाली बात आई है, हाँ, हाँ। तो क्या अभी ड्रॉस को देख के ही आपको कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए? कि जैसे पीएसडब्ल्यू हो गया, या एजुकेशन सेक्टर के कुछ हो गए, या क्या हेल्थ केयर के कोई हो गए, जी, तो क्या हमें इन्हीं बैकग्राउंड में ही अपने कोर्सेज सर्च करने चाहिए? भले ही हमने 12th साइंस से की है, जी, अपने पास पीसीएम था, जी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा, जी। और उसके बाद हमने अब टारगेट करना है, तो क्या हमें हेल्थ केयर में ही स्पेसिफिक रहना चाहिए, भले हमारा इंटरेस्ट उतना ना हो उसके अंदर, या हमें सर्च करना चाहिए कि कुछ और फ्यूचरिस्टिक ऐसे प्रोग्राम भी हो सकते हैं या आगे चल के वहाँ डिमांड आ सकती है, कुछ ऐसे जी, जो आपके जी। सजेशंस हो? सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि सर इस क्वेश्चन के 2 पहलू हैं। जी। एक, जैसा कि हमने देखा जो चीज़ 2020 में चल रही थी वो आज 2026 में नहीं चल रही है। जी। तो आज हम जो 2026 में जो प्लान करके चल रहे हैं, हो सकता है 2028, 2029 और 2030 में वो चीज़ वो ट्रेंड में ना हो। उस टाइम रिक्वायरमेंट बदल चुकी हो। लेट्स बी वेरी फेयर हियर। हम अगर किसी स्टूडेंट को कुछ एडवाइस कर रहे हैं तो वी कैन नॉट गिव देम द रोजी पिक्चर कि भाई सब कुछ हो जाएगा। नो, बी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस। ऑफ कोर्स आज के टाइम पे अगर ट्रेंड है कि आप एजुकेशन सेक्टर के कोर्सेज ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप एमएड परस्यू करिए, आप बीएड परस्यू करिए, वहां पर अर्ली चाइल्डहुड के कोर्सेज परस्यू करिए, नर्सिंग के कोर्सेज परस्यू करिए, आप वहां पर आईटी में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज परस्यू करिए। फाइन, आप कर सकते हैं, इनफैक्ट करना ही चाहिए आपको, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है। बट एट द सेम टाइम अगर वहां पर डिमांड फ्यूचर में कुछ चीजों से हटकर है जो आपने परस्यू करा है, तो गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड कि यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ इन फ्यूचर। राइट, सो हम देखते हैं, आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि आप बीच में एक ऑल्दो जनवरी 2026 से ये बंद हो गया है, बट देन लास्ट ईयर ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहा था। पीएसडब्ल्यू, पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स, हाईली इन डिमांड। स्पेशल ड्रॉज या स्पेशल एक कैटेगरी निकाल दिया था कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इसके लिए, बट उन्होंने पॉज कर दिया। बट इट डजंट मीन कि ये 2027 में नहीं आएगा, 2028 में रिपीट नहीं होगा। इट इज ऑल अबाउट डिमांड। ओके।
क्योंकि पर्सनल सपोर्ट वर्कर वाज जी। समथिंग कि आपको पीआर बहुत जल्दी मिलने के चांसेस उसमें हाँ। थे और जॉब ऑफर अगर आपके पास हो तो आपको पीआर दे रहे थे। तो हाँ, प्रोग्राम ही ऐसा था कि वो लग रहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए ही उन्होंने ओपन किया है या कुछ ऐसा। सर मेरा मानना है, मैं एक बहुत छोटी-सी चीज़ में बिलीव करती हूँ, हार्ड वर्क। हुँ, सुनने में ये शब्द बहुत हल्का है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत भारी है। बिल्कुल मैम। आप एक कंपनी में जॉइन करते हैं। मैं आपको बोलती हूँ, आपने उस कंपनी में जस्ट एक टेलीकॉलर से जॉइन किया। हुँ, हुँ। आपके गट्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि क्या कल आप उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं। बिल्कुल मैम। सो कनाडा भी वैसा ही है। आप वहां जा रहे हैं तो आपको वहां पर खुद को प्रूव करना पड़ेगा। आप अपनी फैमिली से अलग हैं। आपका वो चैलेंज, आपका वो स्ट्रगल शायद 10 टाइम्स हो, हुँ, हुँ। बट आप कनाडा प्लीज इस माइंडसेट से मत जाइए कि 1 साल की मेहनत और फिर मामला सेट है, 2 साल की मेहनत और फिर मामला सेट है। नो, बीट इट इज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा उस मेहनत के प्रोसेस में, 3 साल 4 साल, एंड देन ऑफ कोर्स स्काई बिलोंग्स टू यू। मेहनत का फल मिलता है, आज नहीं तो कल। बिल्कुल मैम। राइट? एंड वी ऑल नो कि कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हुँ, पीपल कॉल इट लैंड ऑफ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। आप बताइए मुझे कि आपने कितने परसेंट लोगों को सुना है जो कनाडा से वापस आ गए, इतने सारे अनफेयर हुँ, हुँ। या मे बी इतने सारे चेंजेस के बाद भी, जो इमिग्रेशन के फेवर में नहीं है। पीपल आर कमिंग बैक? बिल नो, पीपल आर स्टिल फिगरिंग आउट, दे हैव द स्पेस। वहां पर उनको उस चीजों का प्रिविलेज है कि वो स्टिल अपने पीआर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। हुँ, हुँ। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड, व्हाटसोएवर, आप कनाडा के पीआर को किसी भी दूसरी कंट्री के पीआर से कंपेयर कीजिए। कनाडा कल भी टॉप पे था, आज भी टॉप पे है, पहली पसंद है। पहली पसंद है, और मुझे लगता है कि कल भी रहेगा। बिल्कुल मैम। अच्छा, इसी में ही एक जी, क्वेश्चन और रेज़ होता जी, है जी। क्योंकि चेंजेस, क्योंकि हमने ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं, बहुत ज़्यादा ग्राफ राइट, गिरा है राइट, स्टूडेंट्स का। राइट। अच्छा, इसमें एक मेजर रोल जो सामने आता है, वो पॉलिसीज़ चेंज और आईआरसीसी के रूल्स का आता है कुछ। करेक्ट। मैं कुछ हाइलाइट करता हूँ पॉइंट। एक पाल लेटर इन्होंने इंट्रोड्यूस ट्रू, किया है, ट्रू, प्रोविंशियल अटेस्टेशन ट्रू, लेटर, ट्रू। वो ऐड किया है और इन्होंने जो जीआईसी डबल किया है, जी, तो जो उसका कॉस्टिंग 6 लाख पड़ती थी, वो 12 लाख कॉस्ट करता है जी, आपको। जी। तो क्या इन तरीके के रूल्स निकाल के कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स वहाँ आएँ? क्या इस तरीका, क्योंकि बच्चा तो जाना चाहता है, बच्चा हुँ, प्लान कर रहा है, हुँ। लेकिन क्या ये रूल्स अगेंस्ट होते हैं या फेवर करेंगे बच्चे को? आपको क्या लगता है? देखिए सर, कहीं न कहीं डिमांड एंड सप्लाई है ये। ठीक है। ये रूल्स इम्प्लीमेंट करने का जो साइकोलॉजी है वो ये है कि अगर एप्लीकेशन 400 आ रही थी तो 350 हो जाएँ। ठीक है। बट आप ही के क्वेश्चन्स को दोहराती हूँ, क्या पाल लेटर निकालना मुश्किल है? जी, बिल्कुल नहीं। पाल लेटर कोई एक बहुत हार्ड प्रोसेस है? नहीं, ईज़िली आ नहीं, जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल मैम। इट्स जस्ट दैट अनदर स्टेप ऑफ एप्लीकेशन। और इससे फायदा क्या होता है? इससे कैनेडियन गवर्नमेंट को ये पता है कि इस कॉलेज को सिर्फ इतनी ही कैपेसिटी है बच्चे हायर करने की। तो अगर वो अपनी कैपेसिटी से बाहर जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं स्टूडेंट के फेवर में भी है कि सिर्फ 400 बच्चा हायर कर सकते हो आप एक इनटेक के लिए, और हुँ, पहले तो 1000 बच्चा भी आ रहा था तो कॉलेज आओ जी आओ, हुँ, इनवाइट करो, ट्यूशन डिपॉजिट्स लो। तो ये उसके लिए है। अब बच्चे को भी ऐसा नहीं है कि भेड़-चाल में चलना पड़ेगा, वो भी लिमिटेड क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करेगा, अपने असाइनमेंट टाइम से डिपॉजिट करेगा और एक क्वालिटी एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। सेकंड, जीआईसी। अब सर हो ये रहा था कि हर बच्चा जो वहाँ जा रहा है, काम पे लगो। चाहे आपको क्लीनिंग का जॉब मिल रहा कोई है भी या जॉब कुछ मिल भी, रहा है, हाँ, कैश एंड में मिल रहा है कुछ भी। कैश में मिल रहा है या कुछ भी, 20 घंटे अलाउड है, आप 40-50 घंटे काम कर रहे हो अपनी एजुकेशन के साथ, प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट टाइम्स पे सबमिट नहीं हो रहे हैं, आप फेल कर रहे हो। सो उस चीज़ को करने के लिए कि भई आप पहले से अपने घर से इतना इनफ फंड लेकर के आओ कि आपको आते ही इस जद्दोजहद में ना पड़ना पड़े कि आपको आपकी ट्यूशन फीस निकालनी है ओके, या आपको आपकी लिविंग कॉस्ट निकालनी है। तो कनाडा चाहता है कि आप कनाडा में आओ, बट आप प्रिपेयर होकर के आओ, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ओके। तो दैट दिस इज़ सेंस कि माय वे हाँ, टू लुक बिल्कुल। एट द थिंग्स। बिल्कुल सही है मैम। क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, जी। वो चाहती है कि जो उसके यहाँ आ रहा है वो सेफ सिक्योर रहे और कोई ऐसी इल्लीगल एक्टिविटी ना करे जो उसको हार्म करे आगे अरे जाके। हमारे घर में मेहमान आ रहा है, तौलिया दे दो, चप्पल दे दो, ये कर लो, वो कर लो, कहाँ तक जायज़ सही बात है बात ये? है, हम सही नहीं बात प्रोवाइड कर सकते है। जी, कुछ। सो बेटर कि आप अपनी तैयारी खुद खुद करके करके आएँ। आइए, ठीक या है।
ठीक है। और एक पॉडकास्ट को रैप अप करते हुए हाँ, हाँ। एक क्वेश्चन और पूछना जी। चाहूँगा कि एक अच्छे स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट को चूज़ करने का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, जो आप सजेस्ट करते हैं? वेल देखिए आजकल अगर हम बात करें स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट की तो हमको शायद एक मेन रोड पे 4, 5, 10 बिल्कुल, कंसल्टेंट मिल जाएँगे और क्योंकि अब स्टूडेंट वीज़ा एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम कंसल्टेंट को सिंगल पेनी भी नहीं पे करते। बिल्कुल। बट एक्चुअली में हम उस कंसल्टेंट के हाथों में अपना करियर सौंप रहे हैं। तो उस करियर को सौंपने से पहले आपकी जो आर&डी बनती है वो ये बनती है कि आप प्लीज़ एक बारी चेक करें कि जो आपका वो कंसल्टेंट बैठा है वहाँ पर, उस गली में, हुँ, हुँ। उस सड़क के किनारे, उसका कितना पुराना एक्सपीरियंस है, उसकी फाइलिंग टीम कितनी कोर है, एसओपीज़ कैसे लिखता है। ओके। क्योंकि आप मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बात करती हूँ। आप एक +2 आपने कंप्लीट करी नॉन मेडिकल से। हुँ, हुँ। आपने बीकॉम की पढ़ाई करी, उसके बाद आपने आईटी का डिप्लोमा करा हुँ, हुँ। साइमल्टेनियसली एंड अब आपकी जो जॉब लगी है वो एज़ अ एचआर लगी है। दो आईटी में एचआर हैं आप बट आप एचआर हैं। अब एक नॉर्मल कंसल्टेंट इसमें क्या कोर्स सजेस्ट करेगा? बच्चे को तो नहीं पता उसके लिए क्या बिल्कुल। ठीक है। हुँ, हुँ। तो जब आपका कंसल्टेंट आपको एक बेहतर कोर्स नहीं सजेस्ट कर पा रहा, जो आपको पीआर की तरफ लीड करे या जो आपके लिए आप जिस एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको फ़ायदा दे सके फ्यूचर में, तो आगे और क्या कहना? एक सही बात बात। दूसरी बात, इसके बाद आती है सेकंड स्टेज कोर्स सिलेक्शन के बाद फाइलिंग की। है। हुँ, हुँ। बच्चा भी चैट जीपीटी से एसओपी लिख रहा है, कंसल्टेंट भी चैट जीपीटी से एसओपी लिख रहा है, क्या फ़र्क रह गया? बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करा, उसको जो इन्फॉर्मेशन पता थी फॉर्म में जैसी पूछी गई है, उसने भर दी और कंसल्टेंट ने भी उससे पूछ के वैसे ही एप्लीकेशन भर दी। तो बच्चे और कंसल्टेंट में क्या फ़र्क है? बिल्कुल। Uh, as I mentioned कि almost a decade, almost a 10 year of time span I have done into filing. तो मुझे ऐसा लगता है मैंने जो एक्सपीरियंस करा कि आपकी एप्लीकेशन एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू जमा होती है ठीक है। कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को जहाँ पर आप कुछ फॉर्म्स फिल करते हैं हुँ, हुँ। और जहाँ पर आप अपनी एसओपीज और अदर क्लाइंट इन्फॉर्मेशन भी सबमिट करते हैं जी। आपकी 50% एप्लीकेशन का डिसीजन उस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में ही डिसाइड हो जाता है कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स में लिखा क्या है लिखा क्या है? सही बात है। गैप तक भी जस्टिफाई नहीं करते कंसल्टेंट हुँ, हुँ। एंड आई वुड नॉट टेक द नेम बड़े बड़े कंसल्टेंट जिनके पास 2000-3000 बच्चों का ग्रुप आता है जो यूनिवर्सिटी के सेमिनार्स करते हैं उनके काउंसलर्स को ये तक भी नहीं पता कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं और कोई क्वालिटी चेक नहीं है वहां पर आपके मुझे ये फील होता है कि वहां 50% एप्लीकेशन आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के थ्रू सेलेक्ट हो गई और रिमेनिंग 50% आपने क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें हैं। सबमिट करे हैं कैसे करें हैं? कैसे करें हैं किस हुँ। मैनर में करें बिकॉज दिस इज एन आर्ट आई फील दिस इज एन आर्ट आप किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को शोकेस कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई राइट अंडरस्टैंड। सो आपका और आप एक स्टूडेंट हैं आपको इतनी आर&डी नहीं करनी आती फेयर बट आप किसी के ना रिव्यू से पता कर सकते हैं कि उसका बिल्कुल। रिजेक्शन रेट क्या है स्टडी रिव्यूज़ वीजा बहुत में मैटर करते हैं बहुत बिल्कुल। मैटर करते हैं आपके 5 अप्रूवल हैं और 5 ही रिफ्यूजल्स हैं ये बड़े बड़े कंसल्टेंट के काम हुँ, है हुँ, सर हुँ, ये हुँ। बड़ी बड़ी ब्रांड्स के काम है जिनका 50-50 का रेशो रहता है अप्रूवल का भी और रिजेक्शन का भी बट हियर एट वीजा सॉल्यूशंस फॉर यू ना हमें क्वांटिटी चाहिए ना हमें 2000-3000 बच्चा चाहिए हमें 5 बच्चा चाहिए लेकिन 5 के 5 का अप्रूवल भी चाहिए चाहे मुझे उस एप्लीकेशन को करने में 5 दिन लगे या 5 घंटे बहुत एंड अच्छी बात मैम। नॉट आई वुड नॉट से कि मैं इस बारे में कोई बहुत प्राउड फील कर रही हूँ या कुछ बट एक एक एसओपी हुँ, हुँ। यू वुड नॉट बिलीव मैं वेकेशंस पे भी बैठ करके एसओपी रिव्यू करती हूँ क्योंकि स्टूडेंट वीजा हमारा फोटे है ना सिर्फ पीक टाइम पे हुँ, हुँ। जब 2020-2022 हमारा पीक टाइम था आज की डेट में भी हम वीजास कर रहे हैं 100% वीजा सक्सेस रेट के साथ ओके एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर योर थैंक यू टाइम। आपने जी बहुत सारे डिटेल आंसर करे हैं जो भी मेरे क्वेश्चंस थे। ये तो मेरे क्वेश्चंस थे और मैं स्टूडेंट से चाहूँगा या उनके पेरेंट्स से चाहूँगा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं स्टडी अब्रॉड कनाडा को लेके स्पेसिफिकली तो ज़रूर पोस्ट कीजिए और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम और भी कंट्रीज़ या और भी टॉपिक्स कवर करें तो आप अपने क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो जो है उस पे उसी टॉपिक पे बनाएँगे और आपके जितने पॉसिबल हुए उतने क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट्स हो
बेझिझक पूछिए, कोई इश्यू नहीं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच ऑडियंस। आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस को प्रेस करते हैं, आप हमारी नॉलेज को प्रेस करते हैं, आप इंक्वायरी करते हैं, एंड आपका ये प्यार, आपका ये भरोसा हमें आगे भी चाहिए। हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें बहुत काम करना है, और ये आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। स्टे ट्यून, stay with us and keep asking lot many questions so that मैं और मेहनत कर सकूं और अपनी रिसर्च को बढ़ा सकूं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के जवाब लेकर के आ सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।